हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक वेट और वहाँ हमने देखा था कि एटॉमिक वेट क्या होता है और हमने उसको अच्छी तरीके से डिस्कस करा। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होगी और आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो उसी ऑर्डर में आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ मॉलिक्यूल। तो जिस तरीके से हमने एटम पढ़ा और हमने एटम की डेफिनीशन को कवर करा था, उसी ऑर्डर में आज हम मॉलिक्यूल की भी डेफिनीशन को कवर करेंगे। तो जहाँ एटम हमने पढ़ा था स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस पढ़ा था ना, विच कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो एटम किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और आई होप आपको एक बात और ध्यान होगा, मैंने बताया था एटम का एग्जिस्टेंस नहीं होता। अगर आप सोचें कि मैं हाइड्रोजन का एटम फ्री स्टेट में देख पाऊँ तो ये पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन ही नहीं, किसी भी सब्सटेंस का एटम एग्जिस्टेंस नहीं करता एक्सेप्ट नोबल गैस। तो नोबल्स गैस क्या है ये हम बाद में भी कवर करेंगे। फिलहाल आप एक बात ध्यान रखिए कि एटम का कोई भी फ्री स्टेट में एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो फिर वही मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज़ द ऑल्सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस बट इज द ग्रुप ऑफ एटम्स। क्या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होता है वो एटम का एक ग्रुप होता है जिसमें एटम क्या होता है, एक दूसरे से क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। और मॉलिक्यूल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बात समझ में आती है? तो मॉलिक्यूल भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, काय का बताओ, सब्सटेंस का। बट उसमें होता क्या है, टू या मोर देन एटम क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। तो देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल इज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। बात समझ में आती है? एंड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ एटम का फ्री स्टेट में एग्जिस्टेंस नहीं होता वहीं हम मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस होता है। आप देखते हैं ना, वाटर क्या एक मॉलिक्यूल है ना। ग्लूकोज, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है ना, O2, ये सब क्या है बताओ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स का नेचर में क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बताओ? एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और सेकंड कौन सा होता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता है, ज़रा ध्यान से समझें। तो जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता है उसमें सेम टाइप के मतलब एक ही तरह का एटम एक दूसरे से क्या होंगे बताओ, बॉन्डेड होंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं बताओ, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। क्या लिखा है? द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट contain 2 or more similar atom chemically combined together। क्या होता है कि जब एक ही तरह के 2 या 2 से अधिक एटम एक दूसरे से केमिकली रिएक्शन करके बॉन्डेड हो जाएं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। एग्जाम्पल मैंने लिखा है जैसे H2, Cl2, N2, O2, Br2, O3, S8, P4। तो आप देख रहे हैं इसमें 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एक साथ बॉन्डेड हो गए, इसमें 2 एटम ऑफ क्लोरीन, सिमिलरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ देखें तो 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ओजोन बोलते हैं इसको। यहाँ देखो सल्फर मॉलिक्यूल है, यहाँ 8 एटम सल्फर के एक दूसरे से क्या बताओ, बॉन्डेड हैं, और P4 दैट इज फास्फोरस। ठीक है ना, यहाँ फास्फोरस के 4 एटम एक दूसरे से क्या होंगे बताओ, बॉन्डेड होंगे। तो बताओ एक ही टाइप के तो सभी एटम हैं भाई, हाइड्रोजन है 2 तो एक ही तरह के 2 हाइड्रोजन होंगे, अगर 3 ऑक्सीजन है तो एक ही तरह के 3 होंगे, 8 सल्फर हैं तो 8 सल्फर एटम एक दूसरे से बॉन्डेड होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम एक टॉपिक और भी डिस्कस करेंगे, डेट इज़ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है कि एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हमें उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहते हैं। क्या मतलब है? जैसे बताओ यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2। सिमिलरली नाइट्रोजन में कितने एटम हैं, 2, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2। बताओ मैं इसमें पूछूं ओजोन, डेट इज देखिए O3 को हम क्या बोलते हैं, ओजोन। बताओ ओजोन में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 3, तो इसलिए ओजोन में एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3, सल्फर में 8, सिमिलरली फास्फोरस में 4। तो मैंने लिखा है नोट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उस नंबर ऑफ एटम को उस मॉलिक्यूल की हम क्या बोलेंगे बताओ, एटॉमिसिटी। क्लियर है ना? तो देखो दोबारा पढ़ देते हैं, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। क्लियर है ना? सेकंड बताओ कौन सा पढ़ेंगे हम, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। बताओ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड किसे कहेंगे?
मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड उसको कहते हैं वे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर 2 या मोर देन एटम बॉन्डेड होंगे एक दूसरे से। भाई ये तो प्राइमरी कंडीशन है ही, जब ग्रुप ऑफ एटम आता है तभी मॉलिक्यूल्स बनता है। बट होगा क्या, यहाँ बॉन्डेड होने वाले एटम क्या होंगे, सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। देखिए जैसे अमोनिया, तो बताओ 3 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम क्या है, नाइट्रोजन का, तो बताओ हो गए नहीं हो गए, डिफरेंट। सिमिलरली बताओ वाटर, तो वाटर में 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर भी देखो डिफरेंट हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन का 2 ऑक्सीजन के। मीथेन 1 कार्बन का 4 हाइड्रोजन के। तो जब 2 या 2 से अधिक एटम जो कि डिफरेंट हों, एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड हों, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं बताओ, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड कंटेन 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम केमिकली बॉन्डेड टुगेदर आर कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। बताओ बात समझ में आती है, ठीक है ना। तो यहाँ जाके हमने मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन और उसके टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने कवर करा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, दैट इज़ मॉलिकुलर मास। देखिए स्टूडेंट, जिस वे में हमने एटम को कवर करा है उसी वे में हम किसको कवर करेंगे, मॉलिक्यूल्स को। तो वहाँ हमने एटम की डेफिनेशन पढ़ी, फर्दर हमने एटॉमिक वेट पढ़ा। तो अब हम मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, दैट इज़ मॉलिकुलर मास। एक बार आप इसकी कॉपी करिए। आओ बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मॉलिकुलर मास। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको अगर ध्यान हो तो हमने बात करी थी एटॉमिक मास की या एटॉमिक वेट। तो अगर बताओ, अगर आपको ध्यान हो तो एटॉमिक वेट की डेफिनेशन क्या थी कि एटॉमिक वेट इज़ द नंबर विच टेल्स हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दैट एटम इज़ हैवियर देन 1/12 मास ऑफ C12। कि किसी भी एटम का एटॉमिक वेट क्या होता है कि उस एटम का कितना मास हैवियर है 1/12 ऑफ C12 से। तो बस कुछ नहीं करना, उसी डेफिनेशन में आपको एटम की जगह क्या रख देना है बताओ, मॉलिक्यूल्स। तो बताओ, अगर मैं बात करूं कि मॉलिकुलर मास की डेफिनेशन क्या होगी, तो मैं क्या लिखूंगा कि द मॉलिकुलर मास इज द नंबर which tells how many times of that molecule that molecules of substance is heavier then किससे बताओ, 1/12 मास ऑफ C12। बताइए बात समझ में आती है। चलो, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो क्या है बताओ, कि हम उसका कंपैरिजन किससे करेंगे, 1/12 ऑफ C12। क्लियर। चलो, तो अगर हम बात करें कि कैलकुलेशन, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिकुलर मास। सॉरी, बताओ मॉलिकुलर मास क्या होगा। कुछ नहीं होगा कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उन सभी नंबर ऑफ एटम का आप क्या रख दीजिए, एटॉमिक वेट रख दीजिए और उसको क्या कर लीजिए, सम कर लो। तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ, उस मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास ऑब्टेन हो जाएगा। कैसे, चाहो तो उसकी एक डेफिनेशन भी लिख दो, क्या कि द मॉलिकुलर मास is equal, the molecular mass is equal to sum of the atomic masses, बल्कि है ना, of all the atom
ऑल द एटम प्रेजेंट in one molecule of substance. देखिए कैसे, अगर मैं एग्जाम्पल वाटर का ले लूं तो बताओ वाटर के अंदर 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास। बताओ हाइड्रोजन कितने एटम है 2, और बताओ एक एटम का मास कितना होता है 1। क्लियर। प्लस ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल कितने एटम है 1, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 16, डेट इज 18 AMU, या आप लिख सकते हो 18U, बल्कि और लिखो यहाँ। बताओ पढ़ाया था मैंने, AMU को हम U भी लिख सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम बात करते हैं अमोनिया की। बताओ अमोनिया में 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो बताओ नाइट्रोजन का मास होता है कितना 14 प्लस 1, बताओ 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1, तो बताओ 14 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 17U। बताओ कर सकते हैं। चलो एक और कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ कार्बन का मास कितना होता है 12 एटॉमिक वेट, 3 ऑक्सीजन है, बताओ एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, अभी पढ़ा था 16। ठीक है ना। तो अब जरा देखिए, सॉरी 2 है ना ये, अब जरा कैलकुलेशन करो, बराबर ये तो 12 आ जाएगा, 16 2 ज़ा 32, और आप इसको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा ये 44U। ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए इस बात की आप टेंशन ना लें, हमें एटम का मास तो पता ही नहीं है। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन देगा तो आपको एटम का वेट गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो उसे आप ज़्यादा रटने की कोशिश ना करें। हाँ जनरली कुछ एटम्स होते हैं जिनका आपको मास याद होना चाहिए, वो आप टेंशन ना लें, हम न्यूमेरिकल्स और बार बार इतनी प्रैक्टिस करेंगे, वो मैं आपको एज इट इज़ याद करा दूंगा। देखिए अभी आपको कार्बन का पता चला गया कितना हो गया 12, नाइट्रोजन को पता चल गया आपको कितना होता है 14, ऑक्सीजन का पता चल गया कितना होता है 16। ठीक है ना। तो आप जनरली जो एटम डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं तो वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, और वो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे जब आप ये नोट्स और वीडियोस देखेंगे। बट बाकी जो एटम्स होते हैं उनका मास आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, आप उसकी टेंशन ना लें। ठीक है ना। तो एक बार आप इसकी कॉपी करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। शायद कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, तो एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ। और थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, कुछ मॉलिक्यूल्स के हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आप उनका थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। किस किस का कैलकुलेट करना है आपको? फर्स्ट करना है आपको H2SO4 का, सेकंड करना है आपको CS3COOH का, थोड़ा नीचे कर लो, करने की जगह भी होनी चाहिए, CS3COOH का। थर्ड करना है आपको C2H5OH का, और फोर्थ कर लो आप CS3CHO का, और फिफ्थ कर लो आप HNO3 का, और एक और ले लीजिए आप एग्जाम्पल, एक ले लीजिए आप CS3OH का। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इन सभी के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए टेंशन तो आपको लेनी ही नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्वेश्चन में हमेशा एटम का मास आपको देगा, यानी एटॉमिक वेट आपको गिवन होगा। किस किस का होगा? देखो यहाँ सल्फ़र का होगा,
देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। हाइड्रोजन का तो होता है 1U, ऑक्सीजन का होता है 16U, ठीक है ना। सल्फर का होता है 32U, और आपको ज़रूरत किसकी पड़ेगी, नाइट्रोजन। बताओ नाइट्रोजन का कितना होता है, 14U, ठीक है ना। तो एक बार आप वीडियो में पॉज ले लीजिए और इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। चलो मैं ही करता हूँ, ठीक है ना। वैसे शायद आप लोग कर चुके होंगे, अपने आंसर आप टैली कर लीजिए, कर लिया होगा, मुझे कॉन्फिडेंस है ना। हाँ तो नहीं करे हैं, मुझे पता है। तो देखिए आप बताओ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने आइटम है, 2, तो 2 बाहर लिखो। बताओ एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, तो 1 यहाँ लिख लो, प्लस अब बताओ सेकंड कौन है, सल्फर। सल्फर का कितना होता है, 32। बताओ 4 आइटम किसके हैं, ऑक्सीजन के, और एक का कितना होता है, 16। बताओ, तो ये तो 2 आ गया, ये 32 आ गया, और आप देखें तो 16 4 जा कितने होते हैं, 64। आप इसको ज़रा ऐड कर लीजिए, 4 + 2 कितना हो गया, 6, 6 + 2 8, 6 और 3 9, डेट इज़ 98U। बताओ समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ देखिए, देखो चाहो तो आप हर एक का अलग अलग लिख लीजिए, चलो अलग ही लिख लो आप, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। कार्बन का कितना होता है, 12। बताओ 3 × 1, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है और एक का 1 होता है। बताओ 2 ऑक्सीजन है, एक का कितना होता है, बताओ 16। चाहो तो आप दोनों का ऐड करके एक साथ लिख दो, यहाँ आप कंफ्यूज ना हो तो 16 + 16 लिख लीजिए +1। देखिए स्टूडेंट, मैं अभी आपको इस तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए, एक कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन ये एक ये टोटल 4 हो जाते, तो मैं यहीं 4 × 1 कर देता। सिमिलरली बताओ 16 16 2 जगह लिखा हुआ है, तो 16 मतलब 2 × 16 कर देता। बट आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, तो एक बार आप ऐड कर लीजिए। तो बताओ क्या होगा, चलो एक बार नीचे पहले सॉल्व कर लेते हैं। +4, 16 2 जा कितना हो गया, 32 +1। अब ऐड कर लीजिए, देखो 2 + 1 3, 3 और 4 7, 7 और +2 9। अब देखिए 3 और एक 4 कितना आ गया, 49। क्लियर है ना। दोबारा काउंट कर लो, कभी गलत हो गया हो। 2 + 1 3, 3 और 4 7, 7 2 और 9, और 3 और एक 4। क्लियर। यूनिट क्या आएगी, U, डेट इज़ यूनिफाइड मास, या आप AMU लिख सकते हैं। बताओ इसका करके देखो, इथेनॉल का कैसे करोगे। बताओ कार्बन का कितना होता है, 12, और कितने हैं, 2, तो डायरेक्ट कर दूं, 12 2 = 24। बताओ 5 हाइड्रोजन ही है, एक ही है, टोटल कितना हो गया, 6, तो 1 × 6 + 6। बताओ ऑक्सीजन कितना है, 16, ऐड करो, 6 + 6 कितना हो गया, 12, 12 + 6 कितना हो गया, 16, कैरी 1, 1 और एक 1 2, और 2 और 2 4, डेट इज 46U। ठीक है ना। चलो इसका देखिए, बताओ एक कार्बन 2 कार्बन, तो 2 × 12, 3 और एक 4 हाइड्रोजन, 4 × 1। बताओ ऑक्सीजन कितना है, 1, डेट इज 16। तो जरा देखिए 24 + 4 + 16, तो जोड़ लीजिए 4 + 6 10 + 4 = 14, कैरी 1 2 3 और एक 4, डेट इज 44। जरा इसका देखिए HNO3 का, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14 और 3 × कितना 16। तो डायरेक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, आप नहीं करोगे तो 14 + 1 कितना हो गया, 15, और 16 3 जा कितना होता है, हाँ बताइए, 48। जोड़ो कितना आ जाएगा, 8 और 5 13, कैरी 1 4 और एक 5 और एक 6, डेट इज 63। क्लियर। ये आप खुद कर लेना, एक आपके लिए छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।
चलो मैं ही कर देता हूँ, आपको तो बिल्कुल कुछ मेहनत नहीं करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 12, 3 + 1 4, ऑक्सीजन कितना होता है 12, ऐड कर सकते हो ना। क्या मैं करूँ बताओ, कर लेना, कुछ तो कर लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर चुके हैं बताओ, मोलिकुलर मास को हम कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसकी कॉपी कर लीजिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक से। आओ बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एटम का आइडिया देना चाह रहा हूँ। देखिए एक्चुअली जो हम एटम डिस्कस कर रहे थे, तो एटम क्या होता है, एटम पढ़ा था ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एक्चुअली एटम के अंदर क्या कंटेन करता है, देखिए जो हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो पढ़ी थी वो एक्चुअली रॉन्ग हो चुकी थी। डाल्टन्स ये कह रहे थे कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, बट अगर मॉडर्न थ्योरी हम पढ़ें, हालांकि हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, तो मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होता है। तो क्या होता है, ज़रा एक बार आप एटम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एटम का थोड़ा स्ट्रक्चर समझो। एक्चुअली एटम को हम स्फेरिकल फॉर्म में मानते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है ये न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा बनाइए क्योंकि इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, N फॉर न्यूट्रॉन और P फॉर प्रोटॉन्स। क्लियर। तो जो न्यूट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, बट प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके चारों ओर रिवॉल्विंग करता है इस तरीके से। यहाँ कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। अब जरा आपको जो सुनना है वो ध्यान से सुनो। हाँ, और दूसरा, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पर कैसा होता है, पॉजिटिव। तो अगर हम मान लें एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जनरली होता है ना। तो अगर एक एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कैसा होता है, न्यूट्रल हो, इसके न्यूट्रल का मतलब क्या है, उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। अगर वो दो काम कर ले, क्या कर ले, एक बार तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे और एक बार इलेक्ट्रॉन को गेन करे। यहाँ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करे और एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, तब क्या होगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो वही होने की कंडीशन क्या है कि अगर मान लो एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे तो 10 ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, इसलिए वो क्या हो गया बताओ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। बताओ बात समझ में आ रही है। चलो भाई, मान लो यही एटम था हमारे पास, ये वाला एटम है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। तो बताओ जितना नेगेटिव चार्ज था उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे से कैंसिल हो गया, वो एटम कैसा हो गया बताओ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। बताओ बात समझ में आ रही है। अब ये इलेक्ट्रॉन, अब ये एटम क्या कर रहा है बताओ, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो बताओ जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने कितने रह जाएंगे बताओ, जरा ध्यान से देखो। तो यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और 10 प्रोटॉन रह जाएंगे। बताओ अगर ये गेन कर लेता है तब क्या होगा, अगर ये गेन करेगा तो बताओ 11 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 10 प्रोटॉन्स रहेंगे। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि अब यहाँ नेट चार्ज किसका ज़्यादा होगा, पॉजिटिव। बताओ एक पॉजिटिव चार्ज होगा नहीं होगा ज़्यादा। भाई इसके 9 इलेक्ट्रॉन इसके 9 प्रोटॉन से कैंसिल हो जाएंगे, बट इसका एक प्रोटॉन बचेगा, यानी ओवरऑल अब इस एटम पर कैसा चार्ज आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए कोई एक एटम ये ए था, तो मैं अब इसको ए पॉजिटिव लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है। सिमिलर बताओ अब इसके पास क्या आ जाएगा बताओ, एक चार्ज नेगेटिव का एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके 10 प्रोटॉन इसके 10 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे, बट इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है।
तो अब होगा क्या, होगा ये कि अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको मैं कैटाइंस बोलूँगा। क्या बोलूँगा? कैटाइन। अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसको मैं क्या बोलूँगा? एनाइंस बोलूँगा। बताओ बात समझ आ रही है? ठीक है ना। तो जब एक एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है तो उसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? बताओ। आइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? आइंस बोलते हैं। ठीक है ना। तो बस अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे आइंस की। तो आप समझ चुके हैं कि आइंस बेसिकली कितने टाइप्स के होंगे? बताओ। बेसिकली कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से? एक कैटाइंस, दूसरा एनाइंस। बताओ कैटाइंस के ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। एनाइंस के ऊपर कैसा आता है? नेगेटिव। कैटाइन कैसे फॉर्म करते हैं? बाय द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे? बाय द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बताओ एनाइन कैसे फॉर्म करते हैं? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया, बात समझ में आ रही है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? बताओ। आइंस। और आइंस बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? कैटाइंस और एनाइंस। कैटाइंस कौन से होते हैं? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और एनाइंस कौन से होते हैं? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो कैसे फॉर्म करते हैं वो हम समझ चुके हैं। कैटाइन बाय द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनाइन बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्यों उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, वो हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। कैटाइंस पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा। और बताओ एनाइंस कैसे फॉर्म करता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और प्रोटॉन की कांस्टेंट रहेगी, तो ऑब्वियसली उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी आपको अच्छी तरीके से मैंने यहाँ समझा दिया है। कहो तो एक बार और बता सकता हूँ, वरना आप वीडियो को दोबारा बैकवर्ड जाके इसको देख सकते हो। ठीक है ना। तो चाहो तो इसको एक बार आप देख लीजिए। अब मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, आओ डिस्कस करते हैं। मैंने प्रॉपर थ्योरी आपके लिए लिख दी है। क्या है ज़रा देखें। आइंस। एन आइंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम, दे आर 2 टाइप्स। पढ़ाया था मैंने आपको कि आइंस बेसिकली 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक कैटाइंस और एक एनाइंस। तो फर्स्ट कौन सा है? पॉजिटिवली चार्ज आइंस, या इसको हम क्या बोलते हैं? बताओ। कैटाइन। तो कैटाइन कैसे फॉर्म होता है? बताओ। बाय द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? लूज कर देता है। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे। तो बताओ जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा तो बताओ 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज उस एटम के ऊपर आ जाएंगे। 4 नहीं करता है ना। कर सकता है वो हायर क्लास में पढ़ेंगे, बट आप 3 तक ही समझो। तो लिखा है ए कैटाइन इज फॉर्म्ड बाय द लूज ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। जब भी किसी एटम से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को जब लूज कर देते हैं तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। सेकंड क्या है? ए कैटाइन कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन देन द नॉर्मल एटम। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल से समझो। ये सोडियम एटम है। मैं आपको बताता हूँ सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 प्रोटॉन्स होते हैं। बताओ जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। और यहाँ कितने रह जाएंगे अब? 10। बट प्रोटॉन कितने होंगे? 11। बहुत ध्यान से समझो। इस सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 ही प्रोटॉन्स होते हैं। अब ये टेंशन मत लेना, हमें तो पता ही नहीं चलेगा, वो आपको आएगा, क्योंकि हम जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे तो हम आगे इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको एज ए नॉलेज अभी बता रहा हूँ कि इसके अंदर बताओ 11 इलेक्ट्रॉन्स थे और 11 ही प्रोटॉन्स थे, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। बट जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा तो बताओ लूज़ करने के बाद सोडियम आइंस बना, जिसको हम कैटाइन कह रहे हैं। तो बताओ जब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर चुका है तो इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए? 10। बट प्रोटॉन कितने रहेंगे? 11। तो इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि एक प्रोटॉन ज़्यादा है। बताओ बात समझ में आ रही है? तो बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। अब जो आइंस बना है
और इसका नॉर्मल एटम ये है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है या नहीं? ऑब्वियसली कम है। तो यही हमने लिखा है कि ए कैटायन कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन देन द नॉर्मल एटम एंड हैव द पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द मोर प्रोटॉन देन द इलेक्ट्रॉन्स। बताओ बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्रोटॉन होगा, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट क्या है? ऑल द मेटल एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, सो ऑल मेटल एटम फॉर्म द कैटायन। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब क्या करते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल क्या होते हैं, हम लोग जानते भी हैं कि मेटल वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें, है ना। तो मेटल, आगे हम वैसे इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। तो मेटल्स क्या होते हैं बताओ? जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्या कर सकते हैं बताओ? क्या बना सकते हैं? आइंस बना सकते हैं। कौन से आइंस? कैटाइंस। क्लियर है ना? चलो, तो मेटल कौन कौन से होते हैं? जैसे सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम। तो मैं आपको एक ट्रिक भी दे रहा हूँ, जिसके सफिक्स में लास्ट में UM वर्ड आता है वो मेटल होता है। अब बताओ, मैं आपसे पूछूं लेंथनम क्या है? मेटल है। बट एक एब्सेशन है, वो कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख लो, जिंक, कॉपर, मरकरी, निकिल और कोबाल्ट। दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। Zn जिंक, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ni निकिल, Co कोबाल्ट। ये 5 मेटल ऐसी हैं जिनके सफिक्स में UM नहीं आ रहा, फिर भी ये मेटल है। एक्सेप्ट जिस मेटल के लास्ट में या जिस एलिमेंट के लास्ट में UM वर्ड आए, सफिक्स में हम आए, वो समझ लो वो मेटल है। सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, लिथियम मेटल, बेरियम मेटल, है ना, एल्युमिनियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल। बताओ, बोरॉन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल। क्यों? लास्ट में UM वर्ड नहीं आ रहा, ठीक है ना। ब्रोमीन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। तो बहुत आसान हो गया ना अब तो आपके लिए। बस जिसके लास्ट में आएगा वो मेटल होगा, जिसके लास्ट में ना आए वो नॉन मेटल होगा। बट इन 5 मेटल को याद रखना। जिंक, नोट कर सकते हो, बोल रहा हूँ, स्पेस नहीं लिख देता। जिंक, कॉपर, मरकरी, निकिल, कोबाल्ट, इन 5 एलिमेंट में नहीं आता, फिर भी ये क्या होती हैं बताओ? मेटल होती हैं। तो बस अब ध्यान रखो, ऑल द मेटल एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, सो ऑल द मेटल एटम फॉर्म द कैटायन। क्लियर? बहुत आसान है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एन एटम लूज 1 इलेक्ट्रॉन देन द कैटायन फॉर्म हैज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल जैसे सोडियम +1, क्योंकि सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इसलिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। चाहो तो एक बार इसको आप कॉपी करो। चलो, मैं नेक्स्ट पॉइंट भी लिख देता हूँ, हक क्या। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? इफ एन एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ, जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब क्या होगा बताओ? देन द कैटायन फॉर्म हैज 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है? लूज कर सकता है, इसलिए Mg पर कितना चार्ज आएगा? +2, डेट इज +2 इलेक्ट्रॉन। बताओ, बात समझ में आ रही है? सिमिलरली बताओ, कॉपी तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। सिमिलरली बताओ क्या होगा? इफ एन एटम लूजेस 3 electrons, then
द कैटायन formed has 3 unit पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एल्युमिनियम -3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, तो यहाँ क्या बनेगा बताओ, एल्युमिनियम +3 दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्लियर? तो यहाँ हमने बताओ किसको डिस्कस कर लिया, कैटाइंस को। अब हम किसको डिस्कस करेंगे बताओ, एनाइंस को। एक बार आप कॉपी कर लीजिए। आओ बात करते हैं अब सेकेंड टाइप, डेट इज नेगेटिवली चार्ज आइंस, डेट इज एनाइंस। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट तो हमने पढ़ा था कैटाइन, और कैटाइन कैसे फॉर्म होता है, बाय द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट एनाइन कैसे फॉर्म होगा, अभी हमने आपको डिस्कस करा था। एनाइन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का गेन हो, जब कोई एटम एक या एक से अधिक, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को जब गेन करता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव, और इस तरीके से वो काय का फॉर्म करता है, एनाइन। और अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब उसके ऊपर 1 नेगेटिव यूनिट चार्ज आएगा, और 2 करेगा तो उस पर 2 नेगेटिव यूनिट चार्ज आएगा, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है ना? तो क्या होता है जरा आप देख लीजिए, एन एनाइन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय द एटम। तो जब कोई एक एटम 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव, और इस तरीके से वो एनाइन का फॉर्मेशन करता है। जैसे क्लोराइड एटम और 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आइंस बना रहा है। सेकेंड बात क्या कहना चाह रहे हैं, ऑल एनाइन कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन देन द नॉर्मल एटम। जहाँ, ध्यान से सुनिए, जहाँ कैटाइन नॉर्मल एटम से कम इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रहा था, वहीं एनाइन नॉर्मल एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। देखिए मैं आपको फर्दर इसका एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये क्लोरीन है, तो इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 17 प्रोटॉन्स होते हैं। देखिए आप फिर पूछोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, बट स्टिल आप ये यहाँ पे समझ लीजिए, क्लोरीन के अंदर 17 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 ही प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। बट स्टिल है, जब 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा तो बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18, बट प्रोटॉन तो 17 रहे। अब क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए इस पर 1 नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ रही है? तो बताओ इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो सिंस जब इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं तो मैं कह सकता हूँ कि जो एनाइंस होते हैं वो नॉर्मल एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कंटेन करते हैं। सेकेंडली, जहाँ कैटाइन के अंदर हम बोले थे कि ऑल कैटाइंस फॉर्म ऑल मेटल कैन फॉर्म द कैटाइंस। क्यों? क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ कर सकते हैं, और जब ईजिली लूज़ करेंगे तो वो कैटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। वहीं अगर दूसरे वे में हम देखें तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से क्या होता है वो बताओ, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लेता है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इसलिए ऑल नॉन मेटल फॉर्म द एनाइन एंड हैव द नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रॉन देन द प्रोटॉन। अभी हमने सीखा है कि जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ेगी एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एन एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन देन एनाइन फॉर्म हैज़ द 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। देखिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करा, इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आया। एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्लोराइड आयन लिख रखा है। सेकेंडली, इफ एन एटम गेन 2 इलेक्ट्रॉन देन द एनाइन फॉर्म हैज़ 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2 नेगेटिव चार्ज बना लिया है। एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए। इसी ऑर्डर में अगर मैं बात करूं, इसका नेक्स्ट टॉपिक कि इफ एन एटम गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो बताओ 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो क्या होगा, देन एन आयन फॉर्म हैज 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल देखें तो ये नाइट्रोजन एटम, और इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज। तो बताओ ये कौन है,
नाइट्रोजन एटम, और ये कौन हो गया, नाइट्रोजन एनाइन। क्लियर? तो अब हम यहाँ समझ चुके हैं कि आइंस क्या होते हैं, और आइंस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक कैटाइंस और एक एनाइंस। कैटाइन जनरली मेटल्स फॉर्म करते हैं और एनाइंस जनरली नॉन मेटल फॉर्म करते हैं। कैटाइंस बाई द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एनाइंस बाई द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैटाइंस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं एज ए नॉर्मल एटम से, बट एनाइंस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन इलेक्ट्रॉन होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल एटम। और बाकी हमने सब इसको डिटेल में अभी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये सब समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अब लेक्चर को मैं आज यहीं पर रुकता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी टॉपिक से किसी जब वीडियो को देखते हैं तो उसके बाद आपको अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के बीच में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलता है, आप उस पर कोई भी क्वेश्चन का फ़ोटो क्लिक करके उसी व्हाट्सअप पे भेजिए, मैं आपको उस पर सॉल्यूशन वीडियो बना के प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। तो बस आप सारी वीडियो को देखिए, इनके नोट्स बनाइए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।